अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, अवाम तो चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में, और महंगाई का दौर चल रहा है। आज हम बात करेंगे ताजर बिरादरी के हवाले से कि ताजर बिरादरी भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और जिस मार्केट में आप चले जाएं कस्टमर नज़र नहीं आता। तो ताजर बिरादरी जो है बहुत परेशान है, और आज हम आवाज़ उठाएंगे ताजर बिरादरी के हक़ में, और ताजर बिरादरी के मसाइल क्या हैं और इनके हकूक़ क्या हैं इनको, और जितनी भी मार्केट हैं लाहौर की, पार्किंग का मसला है और भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं। इनसेल्ट इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और हार गए थे। आज इनसे बात करेंगे काशिफ साहब से कि आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो काशिफ साहब जितना भी अरसा अपनी सीट के ऊपर रहे हैं तो ताजर बिरादरी के लिए बड़े काम किए इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि जो तारीफ़ है वो तारीफ़ है। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आज काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई, ताजर बिरादरी के बड़े मसाइल हैं तो अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हुकूमती दावे धरे के धरे रह जाते हैं, आप लोगों से वादे किए जाते हैं बड़े बड़े कि जी ताजिर है इनके साथ हम मिल के बैठ के काम करेंगे, वो वादे फिर पूरे नहीं होते। तो ताजर बिरादरी इस टाइम बड़ी परेशान है इस महंगाई के दौर में। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बात ये है कि जो ताजिर कम्युनिटी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत परेशान है, और जो परेशानी की वजूहात हैं वो महंगाई है एक सबसे ज़्यादा, और हमारी परचेजिंग पावर जो कम्युनिटी है, जो आवाम है, उसकी कम होती जा रही है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक तो ये बहुत सिंपल सी सीधी सी वजह है। दूसरी, आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत महंगी हो गई है। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लिया है। उसी तनख्वाह में आपने अपनी तालीम, अपनी सेहत और अपना किचन चलाना है। तो प्रायोरिटीज़ अब ऐसे आ जाती हैं कि आपने किचन चलाना है, या आपने सेहत देनी है, या आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है। तो मार्केट्स अब चौथी प्रायोरिटी पे आ जाती है कि आपने घर में अगर कोई चीज़ बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो फिर इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के बाद आप करते हैं। अब कस्टमर तो वहीं जाएगा जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी, वो है नहीं। अब जो सवाल आपने किया कि हुकूमत जो वादे करती है और धड़े के धरे रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपकी रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज़ सिस्टम्स को करेक्ट नहीं करेंगी और आसानियाँ पैदा नहीं करेंगी उन लोगों के लिए जो टैक्स नेट के अंदर हैं, उन ताजरों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ, उनके लिए सहूलतें, उनको इज़्ज़त जब तक नहीं दी जाएगी, और अगर आप सिर्फ टैक्सेस के रेट्स को बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये परेशानी का अमल कंटिन्यू रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए, अपने ज़िम्मे का टैक्स देना चाहिए। लेकिन जब तक हम आसानियाँ, जब तक हम अपने उन लोगों को फ़ायदे नहीं बताएंगे कि टैक्स नेट के अंदर आने के फ़ायदे क्या हैं, तब तक हमारा ये बेस नहीं बढ़ेगा। सो हम एक ऐसे विशेष सर्कल के अंदर हैं कि एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तो तीसरी ख़राब हो जाती है। तो वो हम अब जब तक, और हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का आना बहुत ज़रूरी है। मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और तब तक हमारा जो इकॉनमी का पहिया है वो दुरुस्त सिमत और दुरुस्त राह पे नहीं चलेगा। काशिफ भाई, ताजर बिरादरी की हम बात कर रहे हैं, 100 में से 50% लोग टैक्स पे करते हैं, 50% लोग नहीं करते। शायद ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, क्या वजह, क्यों नहीं टैक्स दे देते? हक क्या देना? देखिए, मैं फिर यहाँ से बात को शुरू करूँगा कि टैक्स देना हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, हर ताजिर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बात यह कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान, उसको सबसे पहले कम करना होगा। हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं ताजिर कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, और अगर मैं एक ताजिर हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि कल को क्या पॉलिसी आ जानी है, मुझे ये नहीं पता कि कल सुबह ऐसा रोके आ जाएगा। अब मैं ताजिरों से रिलेटेड ही आपको 3 बातें बता दूं कि इस वक्त एक बहुत इशू है, गवर्नमेंट चाहती है
कि पीओएस इंटीग्रेशन, हर ताजर पीओएस इंटीग्रेशन करा लें और उसकी मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि अपने आप को ऑनलाइन सेल्स टैक्स में रजिस्टर करा ले एफबीआर के साथ। ये नामुमकिन सी बात है हर उस ताजिर के लिए कि वो अपने आप को कराए जो हमारा लिटरेसी का रेट है, और उसको करने से आपके बहुत से एक्सपेंडिचर्स, आपके अखराजात, आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ऐसी एंटरप्रेन्योर्स जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, तो आप एक ताजिर, आम ताजिर से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्स टैक्स की लवाजमात को पूरा करें? हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम उनको ये कहें कि आप डॉक्यूमेंटेड ज़रूर अपने आप को करें, आप टैक्स ज़रूर दें। गवर्नमेंट के पास और बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैं इनडायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का, कि हम उनको कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं जिस तरफ गवर्नमेंट जा रही है। अब हमें खदशा ये होता है ऐसे ताजिर को जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि जो इससे पहले हमने टैक्स दिया वो पाकिस्तान के बाहर क्यों चला गया, दूसरा जो हम टैक्स देते हैं वो हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता, तीसरा अगर हम टैक्स देंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। देखें, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे, अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने नॉन फाइलर्स के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया, हम फाइलर्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। पहले चलें आप 1 महीना पहले तक तो यही था कि नॉन फाइलर को टैक्स ज़्यादा देना होगा और फाइलर को टैक्स कम देना होगा। तो अभी भी यही बात है कि जो टैक्स नेट के अंदर है उसे टैक्स देना होगा। फ़ायदा क्या देंगे? पेनल्टी, ये देखिए टैक्स देना इज़ अ पेनल्टी, फ़ायदा क्या देंगे? चलें अगर मैं टैक्स भी देता हूँ तो क्या मेरे बच्चे को सेहत में आप कोई आसानी देंगे? क्या आप मुझे एयरपोर्ट के ऊपर कोई इज़्ज़त फ़ालतू देंगे? क्या आप मुझे तालीम में कोई ज़्यादा फ़ालतू देंगे? मुझे सिक्योरिटी फ़ालतू मिलेगी? मुझे साफ़ पानी फ़ालतू मिलेगा? अगर आपने मुझसे टैक्स भी लेना है, हम देने को तैयार हैं, और आपने हमें देना भी कुछ नहीं है, तो फिर सवाल ये होता है कि हम आपको टैक्स क्यों दें? मैं अब आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और आवाम ये कहती है कि बिजली के बिल के ऊपर आप सेल्स टैक्स लेते हैं, गैस के बिल के ऊपर आप टैक्स लेते हैं, पानी के बिल के ऊपर आप टैक्स लेते हैं। और मैं एक और बहुत मज़ेदार सी बात बताऊं, अभी जो कमर्शियल जिनके मीटर्स लगे हैं, अभी कानून एक नया ये आया है कि पिछले 5 साल के एमडीआई को चेक किया जाएगा, जो हाईएस्ट रेट ऑफ एमडीआई होगा उसको 2 से डिवाइड करके इनटू 50 कर दिया जाएगा, और वो दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट इन योर बिल्स। भाई ये क्या कानून है कि आपने जो टैक्स दे रहा है, जो बिल दे रहा है, आप उसके ऊपर फिक्स चार्जेस को लगाते, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। अगर आपने एक टैक्स पेयर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाते जाना है तो फिर अगला कहते हैं कि यार मैं जब तक बच सकता हूँ मैं इससे बचूँ। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से चेंज करें कि जो टैक्स नेट के अंदर आए उसे फ़ायदा बताएं। टैक्स तो देना ही देना है सबने, फ़ायदा क्या देते हैं? मौजूदा हुकूमत से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है? अब आप तो सीट से उतर गए हैं और दूसरे आ गए हैं सदर साहब। देखें, मैं जब सदर भी था तो मैं यही कहता था कि हम जब लाहौर चैम्बर की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई भी लेटर लिखते हैं तो हमारी असिस्टेंस की जाती है, हमारी सुनवाई होती है, हमारी बात मानी जाती है। लेकिन मैं अपना एक अगर तज्जिया दूं तो क्या मेरी राय पे इस वक्त जो 17.5% आपका मार्कअप का रेट है जिसने अभी कम हो जाना है, क्या मैं अगर हुकूमत से कहूँ सिंगल ले आए रेट के ऊपर तो क्या ले आएगी सिंगल पे? नहीं ला सकती। अगर मैं ये कहूँ कि डॉलर इस वक्त 278 पे है, आप इसको 175 पे ले आए तो क्या हुकूमत 175 पे ले आएगी? बिजली के बिल के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा रेट है, आप बिजली के बिल को कम कर दें, अगर मैं हुकूमत को ये एडवाइस करूँ कि IPPs जो 2000 अरब रुपया आप हर साल IPPs के ज़िम्मे में उन लोगों को दे रहे हैं जो इस सोच का पैसा हमसे लेते हैं कि हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या हुकूमत वो देना बंद कर देगी? अगर मेरी ये ख्वाहिश हो कि डैम्स को बना लिया जाए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टी है क्लाइमेट चेंज का, तो क्या हुकूमत डैम्स बना लेगी? अगर मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूं
कि अभी हम ये फ्लड्स को कैसे रोक सकते हैं, हम अपनी जो ज़राअत है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दें तो क्या हुकूमत देना शुरू कर देगी। देखिए बात यह है, हमने तो एडवाइस देनी है, एडवाइस का मानना या ना मानना वो हुकूमत के इख्तियार में है। जहाँ पर डे टू डे इश्यूज़ हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हुकूमत हमारी ज़रूर असिस्टेंस करती है। बाकी जो मौजूदा ताजिर भाई, तासुर ये भी रहता है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है ताजिर बड़ा खुश होता है, ताजिरों की बड़ी हेल्प की जाती है, क्या सच है? देखिए, एक परसेप्शन तो ये है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है ताजिर बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ परसेप्शन ये भी है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो ताजिरों का हाल भी बहुत बुरा किया जाता है। तो ये भी एक परसेप्शन है कि टैक्सेशन की पॉलिसीज़, बाकी जो महकमे हैं वो कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ शुरू कर देते हैं, ये भी एक परसेप्शन है। लेकिन यस, ये एक परसेप्शन ज़रूर है कि चूँकि वो बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। अब जब मैं प्रेसिडेंट था तो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और मरियम साहिबा चैम्बर आए भी थे, और उसके बाद हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमसे उसी तरह से असिस्टेंस रखी जाएगी, राब्ता भी रहा हमारा। लेकिन शायद हालात ऐसे हैं लोकली इंटरनेशनली हम पे प्रेशर्स बहुत हैं, जिसकी वजह से शायद जो हम चाहते हैं जिस तरह से, क्योंकि हम तो वन साइड ऑफ द पिक्चर है ना, दूसरी साइड तो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं। अब हम तो सिर्फ अपना ये बताते हैं कि जनाब हमें ये मुश्किलात हैं, अब उन्हें भी टैक्स का पैसा चाहिए। अगर मैं, जैसे मैंने ये कहा, अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत अपने अखराजात को कम कर दे तो हुकूमत अपने अखराजात को कम कर देगी। अगर आपके ये एसओईज़ हैं, जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं, आप उन्हें बिकवा दें तो क्या आप उन्हें बेच देंगे? तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, दोबारा यहाँ लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। काशिफ भाई, इस टाइम इंडस्ट्री जो है कितने फ़ीसद बंद हो चुकी है? देखिए, ये अगर मैं आपसे कहूँगा कितने परसेंट इंडस्ट्री बंद हो चुकी है तो शायद मैं आपको फिगर्स करेक्ट नहीं दे सकूँगा, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब कोविड आया, कोविड के बाद सैलाब आया, सैलाब के बाद फिर जब एक वक्त आपको याद होगा कि एलसीज़ बिल्कुल नहीं खुल रही थी, उस वक़्त भी हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, और उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट 22.5 पे चला गया। इन तमाम मैं तो कहूँगा जितने भी ये अज़ाब थे उनकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा, आपकी इंडस्ट्री बंद हुई। हम ये तो कर सकते हैं कि जो आपके लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं, अगर आप उनको फाइनेंस दें, आप उनको टैक्स रिबेट्स दें तो वो काम शुरू कर दें। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने मुर्दा इंडस्ट्री को ज़िंदा करना है। जो इंडस्ट्री बंद हो गई उसको दोबारा चलाना है, ये बहुत मुश्किल होता है। अभी भी आपके बहुत सी इंडस्ट्री आपके हाई रेट्स, हाई टैक्स स्ट्रक्चर्स, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी द पैरिटी ऑफ द डॉलर एंड रुपी, उसकी वजह से आपकी बहुत सी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गई। कितने फ़ीसद शिफ्ट हुई है बाहर? आप टेक्सटाइल्स, अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल्स ही की बात करूं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और जो आपकी 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करती है, तो टेक्सटाइल सेक्टर तो ये कहता है कि जिस शहर में भी चले जाएं 50% ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी हैं। अब इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी इंडस्ट्री बंद हुई, आपने उतना ही रोज़गार ख़त्म किया। और जो हम अभी यहाँ कैपेसिटी पेमेंट्स की भी बात करते हैं, तो जो इशू आ रहा है वो यहाँ पर एक ये भी आ रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि आपकी कंजम्पशन नहीं है आगे इंडस्ट्री के लिए, आपकी बिजली महंगी है। अब ये सिर्फ टेक्सटाइल के साथ ही ये मामला नहीं है, आपके बहुत से, आपके जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे उसमें आप कारपेट देख लें, उनके भी टैक्स के स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज़ की वजह से उनकी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स उनकी भी ख़त्म हो रही हैं। तो ये अब हमें ये देखना होगा कि जो आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है या जो इंडस्ट्री बंद होने की लिए जा रही है और जो आपकी इंडस्ट्री मुल्क से बाहर जा रही है, सबसे पहला सवाल तो ये ढूंढना है कि वो क्यों जा रही है, क्यों जा रही है। बिल्कुल, मैं देखें, ये तो हमें पता है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्री मुल्क से बाहर जा रही है, कितने फीसद जा रही है आप उसको छोड़ दें,
लेकिन जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अभी जो आपकी रेमिटेंसेस ज़्यादा आई हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की उस पे ओपिनियन ये भी है, चूंकि आपके बहुत से स्किल्ड लेबर आपकी बाहर गई है, जो पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान जो थे वो मुल्क से बाहर चले गए, ये हमारे उन्होंने भी पैसा इस मुल्क के अंदर ज़्यादा भेजा है, तो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस इस मुल्क के अंदर ज़्यादा आई हैं। आप जैसे बताया कि काफ़ी लोग बाहर चले गए, इंडस्ट्री बाहर चली गई, सब कुछ नज़र भी आ रहा है, तबाह हो रहा है सारा कुछ, इसका हल क्या है? कैसे हल निकालेंगे इसका? देखें, हल तो इसका ये है कि जब तक हमारे तमाम पॉलिटिशियंस एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। और जो इसका दूसरा हल है ना, वो बहुत मुश्किल है। इसका दूसरा हल है अकाउंटेबिलिटी। हमसे पहले, मेरे से पहले, जितने भी इस कंपनी में लोग हैं, उनसे पहले उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए जो इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते हैं। हम क्यों नहीं आगे 26वीं तरमीम पास हो गई, क्या आपका या मेरा या आवाम का इनपुट लिया गया? हमें तो शायद ये भी नहीं पता कि 26वीं तरमीम है क्या, लिखा क्या है, कुछ भी नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका इफेक्ट क्या होगा, और हमें ये भी नहीं पता कि उसने हमें फ़ायदा देना है या नुकसान पहुंचाना है। तो क्यों ना हमें जिस बात का पता है हम उसके मुतल्लिक एक तरमीम ले आएँ। अगर हम 27वीं तरमीम ये ले आएँ कि जो भी हमारे हुक्मरान होंगे और जो भी हमारे अफसरान होंगे वो 5 साल तक मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्हें 5 साल तक इस मुल्क के अंदर ही रहना होगा, तो ये अकाउंटेबिलिटी हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। हमें क्यों नहीं हम 27वीं तरमीम में ये बात भी ऐड करा लेते कि जो पिछली गवर्नमेंट होगी वो अगली हुकूमत को अकाउंटेबल होगी, उससे जो पैसा लिया होगा उसे बताना होगा कि वो पैसा कहाँ लगा। अभी भी जो पाकिस्तान मकरूज है $150 बिलियन का, क्या वो आपने लिया, मैंने लिया, या वो किसी और ने लिया? वो तो हुकूमतों ने पैसा लिया, हमें क्या पता क्यों लिया, और हमें ये भी नहीं पता, हम 25 करोड़ अवाम को ये भी नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पर खर्च किया, हमारे ऊपर किया या वो पैसा कहीं और गया। तो अगर हमने वो पैसा जो आपने और मैंने अदा करना है, और हमें ही नहीं पता कि वो पैसा हमने किसने लिया और क्यों अदा करना है, तो क्यों ना हम उन्हें अकाउंटेबल करें जिन्होंने पैसा लिया। शहबाज शरीफ साहब अभी दौरे पे थे और काफ़ी ताजों से मुलाकात भी की, और उन्होंने कहा कि जब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ की इंडस्ट्री को सही क्यों नहीं करते वो, कि बाहर के लोग यहाँ पे आके लगाएं और हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर जा रहे हैं। मैं इसमें बड़ी वाज़ेह सी स्टेटमेंट दूंगा कि आपके घर के लोग आपका घर छोड़ के जा रहे हैं और आप दूसरों को कहते हैं कि मेरे घर के अंदर जाकर रहो, ये नहीं हो सकता। जब तक आपकी इंडस्ट्री, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जितने गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं ना, उन्हें आपके मुल्क का आपसे बेहतर पता होता है। अब जैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी इंडस्ट्री ये मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है, ऐसे ही है। लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लोग अपने पैसे को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब तक हम उनके पैसे को महफूज नहीं करेंगे यहाँ पर, तब तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। या तो आप इसी तरह करें कि जो PIA की बिड है 10 अरब रुपए में आप पूरे अरबों डॉलर्स का PIA आप 10 अरब रुपए में बेच दें, तब तो किसी को कोई इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को ख़रीदने में, जिसे जो चीज़ फ्री मिल रही हो या मुफ्त मिल रही हो। तो लेकिन जब आपके मुल्क का अपना इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और वो मुल्क में आपकी पॉलिसीज़ और आपके जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से आपका मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है, तो फिर कोई कैसे आएगा। और एक और बात कि क्या हम वो पैसा इस मुल्क के अंदर ला सकते हैं जो इस मुल्क के पाकिस्तानियों का दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट है? सबसे पहली बात तो ये, हम किस मुंह से किसी को भी जाकर ये कहें कि काशिफ अनवर की अपनी फैक्ट्री तो बाहर है और मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि आप मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ये नहीं हो सकता। सबसे पहले काशिफ अनवर को और आपको अपने तमाम एसेट्स, कैपिटल्स को इस मुल्क के अंदर लाना होगा। फिर आपको तीसरे बंदे को ये कहना होगा कि भाई देखो, आप मेरे मुल्क के आके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अगला तो आपसे ये कहता है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट तो मुल्क के बाहर है और आप अगलों को कह रहे हो कि मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करो, तो क्यों और कैसे? तो बात यह है कि हमें वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, और इज़ नेवर लेट, कभी भी कहीं भी लेट नहीं होती। और अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को सिर्फ इसीलिए बनाते जाएं कि जो
देखिए इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो बहुत मुश्किल में है। ठीक है, आप इकॉनमी नजर आ रहा है, बिल्कुल इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री इस वक्त बहुत मुश्किल में है। तो हमें आसानियां पैदा करनी चाहिए ताकि जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से बाहर है और जो पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिन्हें दर्द है इस मुल्क का, वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। काशिफ भाई, इस टाइम नेट का बड़ा मसला चल रहा है, आपके सामने है, और जितने भी बिजनेसमैन हैं, बाहर से भी कनेक्ट हैं सब लोग, तो ताजिर बिरादरी को इस टाइम किन मुश्किलात का सामना नेट की वजह से? देखिए अभी तो खैर स्टेटमेंट आ गई कि जी हमने जितने भी नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व कर दिए हैं। अल्लाह करे कि वो रिजॉल्व हो गए हों, लेकिन बात यह है कि जब हमारा एक आईटी सेक्टर ऐसा है जो आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला ला सकता है। अब अगर आपके अपनी आईटी इंडस्ट्री के लोग गैर ममालिक में अकाउंट्स खोलें और वो इस मुल्क के अंदर पैसा डॉलर्स ना लाएं, इसलिए कि आपकी पॉलिसीज़ इतनी सख्त हैं, और अगर वो इस मुल्क के अंदर पैसा लाते हैं तो उनकी क्लियरेंस नहीं होती, और अगर इस मुल्क से बाहर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें बाहर पैसा नहीं ले जाने दिया जाता, तो वो सिर्फ उतना पैसा लाते हैं जो उनके एक्सपेंसेस को मीट करता है, बाकी सारा सरप्लस पैसा वो मुल्क के बाहर रखते हैं। तो क्यों ना हम पॉलिसीज़ यहाँ से ही शुरू करें कि जो आईटी का सेक्टर है, जो काम कर रहा है, जो मुल्क के अंदर डॉलर्स, हम तो उस सेक्टर को इस मुल्क के अंदर पैसा नहीं लाने देना चाहते जो डॉलर्स ला सकता है, और हम पॉलिसीज ऐसी बना रही हैं। आपने एक्सपोर्ट को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए, इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन देखें आप फिर वही बात है ना कि एक रात आप सोए और सुबह अगले दिन आपने सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंज भी लाना है तो आपको कोई टाइम फ्रेम देना। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप वो करें जो आपका दिल करता है, लेकिन अगर आप उसमें कोई टाइम फ्रेम दे देते कि भाई हम 5 साल में ये स्ट्रक्चर सारे का सारा चेंज कर देंगे और एक्सपोर्टर्स नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाएंगे, तो फिर तो शायद आसानी होती, लेकिन अभी वो सेक्टर भी मुश्किल में है। मैं उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स लाने हैं। तो अब ये तो वक्त बताएगा कि इस पॉलिसी के लाने से क्या हमारी एक्सपोर्ट अगले कुछ सालों में बेहतर होगी या कम होगी या यहीं रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे फैसले स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करने चाहिए जो मुल्क क्या समझते होगी बेहतर होगी? किससे जी? जो आप कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बिल्कुल पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर हम पॉलिसीज़ को विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स अडॉप्ट करेंगे तो ज़रूर बेहतरी होगी। क्यों नहीं बेहतरी होगी, लेकिन हमें ये ज़रूरी है कि हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। काशिफ भाई, बाहर की जो प्रोडक्ट आती है, मैं भी कहता हूँ यार बहुत अच्छी है, यूएसए से आई है, फलान जगह से, बहुत अच्छी है, अपने प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं पसंद करते, क्यों नहीं लाइक करते इसको? देखिए हमें बी पाकिस्तानी की तरफ जाना होगा, बाय पाकिस्तानी की तरफ जाना होगा। अगर हम अपने हम क्यों उन्हें आने देते हैं? पहली बात तो ये है हमारा इंपोर्ट का बिल ज़्यादा है, हमारे रॉ मटेरियल्स तो हम इंपोर्ट नहीं होने देते, रॉ मटेरियल्स की एलसीज नहीं खुलती, मशीनरी की एलसी नहीं खुलती, तो फिर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं ये कहाँ से आ जाते हैं? ये बैंक के थ्रू तो नहीं आते, इसका मतलब है ये स्मगल होते हैं। स्मगलिंग तो ना मैं कराता हूँ ना आप कराते हैं। तो जो स्मगल्ड आइटम्स मुल्क के अंदर लाते हैं तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्मगलिंग को नहीं बंद करेंगे, जब तक हम स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, तब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और फिर देखें प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, इंडियन इकॉनमी ने इसी तरह से इम्प्रूव किया ना। उन्होंने पहले जो इम्पोर्टेड कार्स थी उन्होंने नहीं आने दी, पहले अपनी मुल्क की उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया। अब इतने हाई रेट्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, जो अफोर्ड करता है वो ले सकता है। तो ये तो हमें अपने स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज़ को बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। काशिफ भाई, कुछ ताजरों से मेरी भी मुलाकात हुई इलेक्शन वाले दिन, तो मैंने पूछा कि काशिफ भाई तो बहुत अच्छे हैं तो आप उनको वोट दें, तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा कि चैम्बर में काम नहीं करवाया, तो इस वजह से अब वोट नहीं देते और काशिफ साहब हार गए हैं। अब जो नया सदर आया है तो क्या देखते हैं, चैम्बर को चला पाएगा? नहीं जी, अल्टीमेटली मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि जी चैम्बर मैंने ही चलाना या मैंने चैम्बर का ठेका ले लिया है तो वो मैं ही चला सकूँगा। खुदा ना खास्ता अगले प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल
काम करेंगे और उन्हें काम करना चाहिए है, बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बिल्कुल काम करेंगे। यानी कि आने वाले वक्त में सदर वही होंगे या कोई चेंज होगा? जैसे आप भी रहे हैं इलेक्शन में, आप लोगों की काफ़ी तारीफ़ें हैं, हमारे सामने काम वगैरह करवाए, दोबारा मुंतखब तो नहीं होंगे वो? देखें, इलेक्शंस तो 2 साल के बाद ही होंगे क्योंकि कानून अब चेंज हो चुका है। अगर इन हाउस कोई चेंज आ जाता है तो वो किसी की भी मर्ज़ी है, इन हाउस चेंज तो लाया जा सकता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद सदर और पहला सदर था जो कॉन्स्टिट्यूशनली 2 साल के लिए था। अगले वालों का पता नहीं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है कि अब अगले जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो 2 साल के लिए हैं या 1 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, आपने देखे हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं, पार्किंग का निज़ाम को क्यों नहीं ठीक किया जाता? क्या वजह है इसकी? देखिए, इन्वेस्टमेंट का इशू है बहुत बड़ा कि ये तो हुकूमत पंजाब का कंसर्न है कि हुकूमत पंजाब को बनाने चाहिए हैं प्लाजास। अब ये आपको पता है कि फ़ंड्स का प्रॉब्लम है और हर जगह पे फ़ंड्स का प्रॉब्लम है, बल्कि अब तो हॉस्पिटल्स और जितने भी इदारे हैं वो कहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो हो सकता है वो मार्केट्स जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत अगर कोई ऐसा एक प्लान लेकर आती है कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मार्केट्स अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ फंड्स दे दें, तो शायद वो प्लाजास बन जाए। लेकिन ये मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये सहूलियात प्रोवाइड करना तो सरकार की ज़िम्मेदारी है, तो सरकार को चाहिए और ये सरकार ही को बनाना चाहिए। तो जिन इलाकों में नहीं है पार्किंग प्लाजाज, वहाँ पर सरकार को जल्द अज जल्द आवाम की और ताजरों की सहूलियात के लिए पार्किंग प्लाजाज बनाने चाहिए। कोई भी चैम्बर में सदर आता है तो कैंपेन होती है, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं कि जी ताजर के लिए काम करेंगे। जब ताजर के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, आपको पता है कि भत्था माफ़ी है और भी काफ़ी लोग हैं, तो चैम्बर साथ नहीं देता उनका। आए रोज़ फिर आपके सामने ही हैं जो हालात होते हैं, फिर फायरिंग होती है, सारा कुछ होता है। फिर देखिए, फिर वही बात है कि देखिए चैम्बर का, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि चैम्बर का ये काम नहीं है कि चैम्बर ने चाह के गटर बनवाने। देखिए, मौजूदा सदर हैं ये, मैं उनके हक में भी बात कर रहा हूँ कि चैम्बर ने जाके ट्रांसफार्मर लगवाना है या चैम्बर ने जाके सड़क बनवानी है। चैम्बर का जो हकीकी और जो काम है वो तो स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ को स्टेट तक पहुंचाना है, और वो एक बीच में एक ऐसा चैनल है कि एक आम ताजिर की आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुंचती, तो चैम्बर उस आवाज़ को हुकूमत तक अपने सजेशंस के साथ बताएं कि ये इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, हमारा काम है, मेरे वक़्त में भी आए जो मेरा काम तो ये है कि अगर मेरे कोई मेंबर, और मैं तो ये कहता था कि आप मेरे मेंबर हैं या आप मेरे मेंबर नहीं हैं, अगर आपका ताल्लुक सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी से है तो आप मेरे पास आएँ, आई ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि मैं उस इशू को रिज़ॉल्व करूं। तो मेरा काम यह है कि अगर किसी को किसी भत्ता माफिया से या अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखूं, और हमने उसके मुतल्लिक एसपी साहब से हमने बिल्कुल मुलाकातें भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर हफ्ते कचहरी लगाता हूं, अगर आप हमारे पास उन साहब को भेज देंगे जिसको लाहौर चैम्बर ने रेफ़र किया होगा तो मैं उसको कचहरी के अलावा मिल लूँगा, ताकि मैं उसको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उसकी बात कर लूँगा, सुन लूँगा। तो देखें, चैम्बर तो यही कर सकता है ना। अब अगर आप ये कहें कि चैम्बर जाके एफआईआर भी कटवाए और चैम्बर आपके पैसे भी निकलवाए, तो चैम्बर का ये काम तो नहीं है। चैम्बर का तो काम है कि आपके इशू को सरकार के पास पहुंचा दे और उसका फॉलो अप ज़रूर रखे, जो हम फॉलो अप किया करते थे। काशिफ भाई, माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जो नए लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? आप जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले, कोई भी उनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, प्रोग्राम देखें हमारा, क्या मशवरा देंगे? इस हालात में कौन सा बिज़नेस कारआमद होगा? देखें, इस वक्त हमें इंपोर्ट की तरफ तो शायद नहीं जाना चाहिए है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मुल्क में हम अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं लोकलाइजेशन के लिए, हम ज़रूर जाएं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, कि अपने आप को टैक्स नेट के अंदर ज़रूर लेकर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डॉक्यूमेंट कराएं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब आप अपने आप को डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात ज़रूर बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो आपके कंट्रोल से भी बाहर होंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि अपने सिस्टम्स को करेक्ट करें, अच्छा लॉयर रखें, अच्छी टीम रखें, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल करवाएं। अब हमारे बहुत से ताजिर भाई या बहुत से जो सर्विस मैन या वुमेन हैं, वो एक आम से वकील से अपनी रिटर्न को सबमिट करा लेते हैं, जिसमें फिर फ्यूचर में जाके उनके लिए बहुत से इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो तजर्बा बहुत ज़रूरी है, मार ज़रूर खाएं पहले किसी की। अगर आप ऐसे ही अगर बग़ैर तजर्बे के आते हैं तो देखें, हम बात करते हैं उन लोगों की जो कामयाब होते हैं, हम उन लोगों की बात नहीं करते जो नाकाम हो जाते हैं अपने कारोबार में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि और उनकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप तजर्बे के साथ आएंगे, तजर्बा लेकर आगे आएंगे, तो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुकसान के चांसेस कम हैं। आईटी में लोग बहुत ज़्यादा हैं जिसमें काम कर रहे हैं। इसमें भी देखें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडस्ट्री बहुत से इश्यूज़ के साथ से गुजर रही है। तो हम अगर ऐसे सेक्टर में आए जो इस वक्त चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर वही बात है जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोने में भी हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी हो जाता है, और कुछ मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है। जब आप थे सदर, जब सोने में आपने भी हाथ डाले तो सोना हुआ? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह ताला का बहुत करम है। फिर वही बात है, जैसा कि आपने अपने बयानिए में कहा कि हम हार गए, मैं तो ये समझता हूँ मैं नहीं हारा। आई वर्कड लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे दरवाज़े हर हासो आम के लिए खुले थे, और मैं तो ये कहता था कि आपको मुझसे टाइम अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये ज़रूर आया है कि अब जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो पिछले टेन्योर को इस टेन्योर के साथ कंपेयर ज़रूर करें कि क्या जो वक्त और क्या जो वहाँ पर एनवायरनमेंट पहले था क्या अब भी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट ठीक ना हो जो मेरे वक्त में था, तो उससे इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये जब तक उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा तब तक नहीं पता चल सकेगा कि काशिफ अनवर का टाइम बेहतर है। और फिर आपने एक और बात की कि लोग कहते हैं काशिफ अनवर ने काम नहीं किया। तो देखें, वो बुक्स तो लोगों को हज़रत इमाम हुसैन से भी था, तो काशिफ अनवर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बुक्स माविया में ये बात कर रहे हैं कि काशिफ अनवर ने काम नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं सिर्फ आप नहीं, मैंने ताजर की बात की है, जो मुझे मिलने हैं, जो मैं भी उनकी ज़बान की आपके अल्फाज कह रहा हूँ ना। और मैं एक और बात ये ज़रूर कहूँगा कि वो उसको बताएं ज़रूर कि मैंने क्या काम नहीं किया। देखिए, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना और किसी पे उंगली उठा देना, उससे काम नहीं हो जाता। तो उन्हें ये साबित करना होगा कि मैंने क्या काम नहीं किया, कौन सा काम नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कुछ ऑपोजिशन के 2-4 लोग थे, मैंने उन्हें टफ टाइम दिया है, और मैंने उन्हें बहुत टफ टाइम दिया। लेकिन वो टाइम आ गया ना, फिर वही बात निकल आई। फिर ऑपोजिशन के लोग जो विद इन द कैबिनेट थे, देखें जो ऑपोजिशन में थे वो 2-4 लोग थे, वो वहीं सारा वक्त वहीं रहते थे। और मज़े की बात है, वो उस वक्त एंटर होते थे जब दफ्तर से लोगों के जाने का वक्त होता था। उन्होंने नमाजें भी अपनी सारी वहाँ, नमाज भी उन्होंने वो पढ़नी होती थी जो ऑफिस आवर्स के बाद होती थी। उन्हें वो कमरा भी चाहिए होता था, पूरा प्रोटोकॉल भी चाहिए होता था। तो देखें, मेरा ये था कि मैं सिस्टम पे चलता था। मैंने ये नहीं किया कि मैंने उनके लिए तमाम सहूलतें बंद कर दी। सहूलत, मैं ये कहता था कि सिस्टम में मूव करो। अगर एक सहूलत मेरे लिए है तो वो सहूलत आपके लिए। अगर कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई ऐसी ज़्यादती करता था तो मैं उसको टफ टाइम देता था, क्योंकि मैं खुद भी सिस्टम में मूव करता हूँ। और मैंने वहाँ लाहौर चैम्बर में भी सिस्टम बना दिया था। बात तो ये ना, आप जाकर स्टाफ से पूछें ना, बिल्कुल, कि स्टाफ के लिए क्या किया आप। और जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि मैंने काम नहीं किया, उन्हें ये कहें कि ये बताएं कि क्या काम नहीं किया। सिर्फ काशिफ के बाल कम है। काशिफ के दौर में क्या क्या सहूलियात दी गई ताजरों को? देखिए, मैं तो ये बात करूँगा कि हर वो ताजिर जो मेरे पास आया, सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट की पॉलिसी मैंने पूरे लाहौर के लिए नहीं बनने दी थी, जो कि बहुत सख्त पॉलिसी बनने के लिए जा रही थी। मैं SM तनवीर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस वक़्त मिनिस्टर थे और उन्होंने हमारी पूरी असिस्टेंस की। हमने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, देखें मेरे पास तो कोई आएगा तो मैं उसी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करूँगा ना। हमारे पास जो भी आया हमने उसका हर वो काम करने की कोशिश की। आप किसी डिपार्टमेंट का नाम ले लें, अभी जो ताजिर दोस्त स्कीम ही है उसकी सबसे पहले मुखालफत लाहौर चैम्बर ने की, किसी और चैम्बर ने नहीं की थी। क्या वजह बनी? हाँ, वजह क्यों थी
वजह ये नहीं थी कि हम टैक्स के खिलाफ थे, वजह ये थी कि हम ये कहते थे कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं ताजिर दोस्त, क्या वो एप्लीकेबल नहीं है? क्या उस ऐसा ताजिर जो पिछले 40 साल से टैक्स नेट के अंदर है, क्या उसे भी स्कीम के अंदर आना पड़ेगा? क्यों भाई? हम तो ये कहते थे ये स्कीम तो उसके लिए आई है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो टैक्स नेट के अंदर है उस पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। ये या तो आप उससे उसकी चॉइस पूछ लें। फिर उस स्कीम में ये है, देखें अभी भी आपको पता है कि 30,000 से लेके कुछ इलाकों के लिए 1,000 रुपया भी है महीने का, कुछ इलाकों के लिए 70-70, 60-60 हजार रुपया भी है महीने का, कि उन्हें हर महीने वो अदा करना होगा। तो देखें हम तो ये कहते हैं कि आप इसको बैठें, इस पे कंसल्टेशन करें, उसके बाद इसको एप्लीकेबल करें। आप ज़रूर अडॉप्ट करेंगे पॉलिसीज़ को। क्या किसी और ताजिर ने, क्या किसी और चैम्बर ने इस स्कीम को रिजेक्ट किया? हमने किया। क्या जो लास्ट टाइम बजट आया, सबसे पहले लाहौर चैम्बर ने लाहौर बजट को रिजेक्ट किया कि ये बजट अच्छा नहीं है। ये बजट में देखें, इससे ज़्यादा और मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और क्या आवाज़ उठा सकता हूँ? आवाज़ उठाई, आवाज़ को सुनाई हुई कि नहीं हुई आवाज़ की? देखिए मेरा काम है अब मैं अगर ये कहूँ, क्या मैंने ये आवाज़ नहीं उठाई कि इस वक्त 22.5% जो इंटरेस्ट रेट था वो ज़्यादा है, आप उसको कम करें, तो वो एक दिन में तो उसका फ्रूट नहीं आ जाएगा। हमने जो ये कहा कि IPP इसकी सबसे पहले आवाज़ लाहौर चैम्बर ने उठाई, उसके बाद फिर फेडरेशन आगे लेके चला। मैं जो देखें काशिफ भाई यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। काशिफ भाई आप बात कर रहे थे बजट की, फिर आपकी सुनवाई हुई कि नहीं? देखिए हम अगर ये बात करते हैं, जो आप बिज़नेस कम्युनिटी की बात कर रहे थे ना, पिछले साल नवंबर से पहले पॉलिसी ये थी कि एक ताजिर अगर उसकी 10 करोड़ रुपए की सेल हो जाती है तो उसको अपने आप को POS में इंटीग्रेट कराना होगा। फिर नवंबर में कानून ये आता है कि जिसकी 2 करोड़ रुपए तक की सेल हो जाएगी वो अपने आप को इंटीग्रेट कराएगा। हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। अब हमारा काम है आवाज़ को उठाना, हमारा काम है कि हम उन ताजरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मांगें कि टैक्स बेस को ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन इस वक्त लिटरेसी रेट को देखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं कि वो अगला अडॉप्ट ही ना कर सके। तो देखें हमने हर उस मौके पे आवाज़ उठाई है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जिस वक्त हमें आवाज़ को उठाना चाहिए था। फिर अगर आप यही बात करें कि हमने लाहौर चैम्बर में क्या किया ताजरों के लिए, तो हमने सबसे पहली दफ़ा ख़वातीन के लिए इवेंट्स करवाए जिन पे उनको एक्नॉलेज किया गया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने कुछ हमारी जो बिज़नेस वुमेन्स हैं उनको अवार्ड्स भी दिलवाए। तो देखें हम तो कुछ छोटे छोटे काम, आप पौधे लगाते हैं तो वो तनावर दरख्त बनता है। लाहौर चैम्बर की अगर आज इज़्ज़त है तो मेरी वजह से नहीं है, लाहौर चैम्बर की इज़्ज़त तो उनकी वजह से है जिन्होंने इस दरख्त का ध्यान रखा और इस दरख्त को लेकर आए और आगे संभाला और आगे लेकर आए। तो देखिए ऑपोजिशन तो हर वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आप हर एक को खुश भी नहीं रख सकते, आप हर एक के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकते कि सारे ही खुश रहें। कुछ लोग आपसे नाराज रहते हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। अगर मैंने वहाँ पर स्टाफ के लिए अगर ये काम किए कि आप टाइम से आएँ और आप टाइम से जाएँ, कोई लेट सिटिंग्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है लेट सिटिंग के करने की, तो देखें ये भी आपके लिए, स्टाफ के लिए बेहतरी है। तो इसी तरह से देखें आप वक्त के साथ साथ बहुत से ऐसे काम करते हैं। फिर हमने बहुत बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अगर मैं ये बात करूं कि मैंने क्या किया, हमने बहुत से ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ MOUs को साइन किया। इसीलिए किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स मिल सकें। बहुत से रिनाउंड आपकी लेबॉरेटरीज़, बहुत से रिनाउंड आपके हॉस्पिटल्स जो हैं वो साइंड हैं और लिंक्ड हैं LCCI के साथ। ये तो अब अगली हुकूमत, ये तो देखेंगे, तो जो मौजूदा हुकूमत है उसका काम है कि वो उसको आगे लेके चले। मैंने अगर MOU को साइन कर दिया और अगर वो इसलिए काम नहीं करते कि ये MOU तो काशिफ अनवर ने साइन किया था और हमने इसको आगे लेके नहीं चलना, तो ये उनकी मर्जी है कि वो ना लेके चले। वैसे लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल के असूली तौर पे, अगर अच्छा काम है तो। फिर देखिए अगर मैं बात ये करूं, नाम अगर मैं ले दूं, नाम उनकी प्रमोशन हो जाती है। अब एवर केयर हॉस्पिटल है, फातिमा मेमोरियल है, अरलूर डायग्नोस्टिक्स है, IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, आपका घुरकी हॉस्पिटल है, आपका उमर हॉस्पिटल है। मोस्ट ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल्स आपके लाहौर चैम्बर के मेंबर्स को वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं
जो कि 1 रुपया नहीं छोड़ते। फिर आपके होटल्स भी हैं, जो सिद्दीक केटरिंग सेंटर है, फिर आपका फ्लैटीज होटल है, वो आपका लाहौर चैम्बर को डिस्काउंट दे रहा है। तो ये तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए, जो वहाँ पर लोग बैठे हैं, कि ये तमाम MOUs को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस, वो लाहौर चैम्बर ने उनको MOU साइन किए कि वो डिस्काउंट्स दें आपके स्टूडेंट्स को और बच्चों को, और चाहे वो स्टाफ के बच्चे हैं। तो मैं तो जी यही काम कर सकता था। काशिफ भाई, आपने काम किया, आपने बताया, अब नया सदर है, आप उसको कहाँ पे देखते हैं? क्या तब्दीली, बहुत सी तब्दीली आएंगी या छोटी सी तब्दीली आएगी? देखें, ये तो अभी तो उन्हें 1 महीना हुआ है और हमें टाइम देना चाहिए। अभी तो देखें, शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, और उन्हें टाइम लगेगा समझने में। तो उम्मीद है, देखें, हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्हें काम करना चाहिए। उन्हें भी उसी तरह से, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये गलत पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी, कि उन्हें ओपन डोर पॉलिसी रखनी चाहिए और हर एक को मिलना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कहता था कि मेरे PS से जाके बात करें, मैं तो ये कहता था कि जिसने भी आना है मेरे पास आए। तो हो सकता है जो मेरी ऑपोजिशन कर रहे हो, उन्हें ये बात पसंद ना आ रही हो कि प्रेसिडेंट की असेस हर एक आदमी तक आसान है। देखें, बोतल है ना पानी की, आधी भरी हुई आधी खाली है। मैं कहता हूँ आधी खाली है, आप कहते हैं आधी भरी हुई है, बात दोनों एक ही कर रहे हैं, मतलब दोनों का एक है। अब जो मेरी इस वक्त अपोजिशन कर रहे हैं, हो सकता है वो ये सिस्टम को ही इस तरह से ना चाहते हो कि ये सिस्टम इस तरह से हो। उनकी असेस हो, बहुत लोगों को ये भी एतराज़ था मेरे ऊपर कि भाई तुमने हमारी वैल्यू को तो ख़त्म करा दिया, क्योंकि लोग पहले हमारे थ्रू प्रेसिडेंट तक और चैम्बर तक आते थे, अब वो डायरेक्टली लाहौर चैम्बर को मिल जाते हैं और उनका काम हो जाता है। इस पे भी लोगों ने ऑपोजिशन किया, तो मैं लोगों का तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो काम था कि मैं काम करूं। फिर अगर आप देखें, हमने लाहौर चैम्बर में बहुत बड़ी ऐसे काम करवाए कंस्ट्रक्शन के, और मैं उसमें मैं फर्स्ट पार्टी नहीं था, मैंने तो उसमें आगे और लोग दे दिए, अपने इसी मेंबर्स को दे दिए कि आप उसमें काम कराएं। हमने टैक्स के बहुत से काम किए, हमने रिफंड्स लेकर दिए लाहौर चैम्बर को, हमने नॉन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स लेकर दिए। अभी जो इस वक्त सर्टिफिकेशन है वो पिछले कई सालों से वो ख़त्म हुई थी, हमने वो रिन्यू कराई। ये तो कभी कोई मुझ पे सवाल करेगा तो मैं फिर बताऊंगा। इतना काम करवाया आपने, जो बताया आपने, इतना काम करवाया। जब इलेक्शन हो रहा था तो आपका तासुर क्या था कि यार इलेक्शन हो रहा है? जब खबर मिली कि काशिफ अनवर साहब हार गए हैं, तो क्या सोचा था कि हार जीत का मुकाबला सख्त है? नहीं, मैंने इतना करवाया है। काशिफ अनवर नहीं हारा था, प्याफ फाउंडर्स और जो LBF अलायंस था वो हारा था, काशिफ अनवर नहीं हारा था। देखें, उसमें बहुत सी ऐसे बातें हैं। मैं तो अभी भी ऑन एयर आपके प्रोग्राम पे कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कारकर्दगी की वजह से लाहौर चैम्बर में इलेक्शन नहीं हारे। और बहुत से ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इलेक्शन पे हमें शिकस्त हुई, हमारे ग्रुप को। और देखें, अभी ये वक्त नहीं है, जब कभी कोई कहेगा कि काशिफ अनवर की वजह से इलेक्शन हारे और मेरा कोई लीडर कहेगा, फिर जवाब दूंगा कि या कोई आके ऑन एयर बात करेगा कि हम काशिफ अनवर की वजह से हारे, मेरी लीडरशिप में से, फिर जवाब दूंगा कि हम क्यों हारे। काशिफ अनवर किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? एक ताजिर की कोई सियासी जमात नहीं होती। हमारी मौजूदा हुकूमत सियासी जमात होती है, और हम ये चाहते हैं कि वो एक ऐसे फैसले करे जिसकी वजह से इकॉनमी और जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी खुश हो, पॉलिसीज़ ऐसी हों कि लोग अपना काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी में चहल पहल रहे। तो मैं एक, चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, तो बिज़नेस कम्युनिटी की मैं कैटेगरिकली कहता हूँ कोई सियासी जमात नहीं होती और ना होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो अब जो सदर बैठे हुए हैं किस जमात से हैं वो? वैसे मुझे पता ही नहीं, मुझे तो अपनी जमात का नहीं पता, तो मुझे उनकी जमात का कैसे पता होगा? घुमा है फिर ये तो आपने ना। देखें, अगर आप मुझसे ये कहें कि लाहौर चैम्बर में मेरा किस ग्रुप से ताल्लुक है, तो मैं कहूँगा कि लाहौर चैम्बर में मेरा फाउंडर से ताल्लुक है। आप मुझसे पूछेंगे उनके लीडर कौन है, मैं कहूँगा उनके लीडर मियाँ मिसबाह रहमान साहब हैं, वो हमारे ग्रुप के लीडर हैं। मैं ये बात तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक है, तो मैंने तो चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बहुत काम किया, और मैंने तमाम जितनी भी सियासी जमातें थी उनको लेटर्स लिखे कि आप आएँ, बैठें, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं जिसमें तमाम सियासी जमातें बैठकर
अपना ये एक ऐसा हमें दें बयानिया जिसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें कि किसी भी हुकूमत के आने या जाने से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े और इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। तो मेरी तो तमाम सियासी जमातें, मेरी तमाम जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुल्क में स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है और हमारी तमाम सियासी जमातों को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वैसे कौन सी जमात को आगे आना चाहिए वैसे आपकी नज़र में, जो ताजरों के लिए काम करे, ताजरों की बात सुने, ताजरों के मसाइल हल करे? बहुत मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया। देखें, जौन सी मर्जी जमात आए, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत ज़रूर करें। लेकिन फिर वही बात है कि इतने एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, IMF का प्रेशर है। अब देखें, अभी जो IMF का हमने क्वार्टर का जो शॉर्टफॉल आया है, अब हम मिनी बजट की तरफ जा रहे हैं। तो इससे आसानियां तो पैदा नहीं होंगी, इससे तो आवाम के लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे काम करने होंगे कि हम उस कर्ज़े को कैसे अदा कर सकते हैं कि हम सिर्फ कर्ज़े किस्त अदा करने के लिए और कर्ज़ा ना लें। तो ये बहुत मुश्किल है। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। हमें इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लानी होंगी, हमें इस मुल्क के अंदर सिस्टम्स को बनाना होगा, अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। और अकाउंटेबिलिटी, फिर मैं आखिर में यही कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट डज़ नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सबसे पहले इदारे के हुक्मरान को अकाउंटेबल होना होगा, पॉलिसी मेकर को अकाउंटेबल होना होगा। और 27वीं तरमीम हमें ये लानी होगी कि कोई भी हुक्मरान, चाहे वो किसी इदारे का हो, चाहे वो हमारी किसी सियासी जमात का हो, चाहे वो हमारी किसी असेंबली का हो, वो 5 साल मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा। वो 5 साल इस मुल्क के अंदर रहेगा और उसे अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने काशिफ अनवर की बातें सुनी, जो बातें कर रहे थे कि 5 साल के अंदर यहाँ पे होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी रिटायर होते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ़ हैं, चाहे वो जजेस में से कोई भी है, तो वो सीधा बाहर की फ़्लैट पकड़ते हैं और पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज़ कह के चले जाते हैं। तो पिस्ता कौन है? गरीब, ताजिर और भी काफ़ी लोग हैं जो पिसते हैं महंगाई की चक्की में। तो पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता। तो रिटायर भी होते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, बंगले, गाड़ियाँ, सारा कुछ दिया जाता है, मगर वो पाकिस्तान को पीछे मुड़कर देखना तक भी गवारा नहीं समझते। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।